हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर सेल यानी कि कोशिका को लेकर डिस्कस किया था और डिस्कवरी पूरी तरह से डिटेल में हमने समझ ली थी। हम आज पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, टाइप्स ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि कोशिकाएं कितने टाइप्स की हो सकती है, उनके एजर मेजोरिटी के रूप में क्या एक मेन डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्वेश्चन पुट होते हैं अपने मॉक टेस्ट के अंदर। तो देखते हैं, देखो आज अपना टॉपिक है कोशिकाओं का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल। अगर मैं कोशिकाओं के प्रकार की बात करूं तो हम किन मायनों के तौर पर कोशिकाओं का प्रकार करेंगे या कोशिकाओं को दो भागों में बांटेंगे। तो साथियों देखना, कोशिकाओं को बांटा जाता है केंद्रक की विकसितता के आधार पर, केंद्रक की विकसितता के आधार पर। अब ये क्या होता है, केंद्रक की विकसितता क्या है? देखो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें लिखी होती है। सुसंगठित केंद्रक के आधार पर, केंद्रक झिल्ली के आधार पर, आद्य या नवीन केंद्रक के आधार पर, उन सबका एक ही मायना है कि केंद्रक की विकसितता, यानी कि किसी भी सेल के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो केंद्रक कितना विकसित है, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, केंद्रक के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो एक पूर्ण कोशिका को सुदृढ़ बनाने में मदद कर सके। तो हम केंद्रक की विकसितता के आधार पर देखें तो आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, लेकिन यहां तक आप मेरी मानो तो कोशिकाएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। किस प्रकार होती है? क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है और उन दोनों कोशिकाओं के केंद्र को आदि यानी कि पुराने जमाने का प्रिमिटिव टाइप का और एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को लेकर हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक और कोशिका होती है, उसके बारे में आप आज जानोगे। तो देखें साथियों, कोशिकाएं हैं जो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है प्रोकैरियोट प्रकार की, प्रोकैरियोट प्रकार की कोशिका। दूसरी होती है यूकैरियोट प्रकार की और तीसरी होती है मेसोकैरियोट प्रकार की, मेसोकैरियोट्स प्रकार की। अब ये मेसोकैरियोट्स प्रकार की कोशिका कौन सी होती है, ये नाम आपके लिए नया हो सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जो प्रथम प्रकार की, फर्स्ट प्रकार की है प्रोकैरियोट्स प्रकार की। इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता चलता है प्रोकैरियोट्स। अगर इसको हम दो शब्दों में बांटे तो इसके अंदर से इसका खुद का है जो अर्थ निकल के आता है। क्या अर्थ निकल के आता है? देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब कि आद्य या पुराना। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, आद्य या पुराना, यानी कि पुराने प्रकार का। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या नाभिक, या हम बोल सकते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस या नाभिक या केंद्रक। तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या रह जाएगा? ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक पुराना या आदिम प्रकार का या आद्य प्रकार का होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इसके अंदर मेजर क्या डिफरेंट हो सकता है वो और देखते हैं, इनके अंदर और क्या चीजें पाई जाएगी। तो इसके अंदर देखो, हमने क्या बात की थी टाइप्स ऑफ सेल में, केंद्रक की विकसितता के आधार पर बात की थी। तो इसके अंदर सुसंगठित केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि जो सुसंगठित केंद्रक झिल्ली युक्त यानी कि ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसका अभाव होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार के जो कोशिकाएं होगी उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो जिसके अंदर अब केंद्रक ही अनुपस्थित हो गया तो इसके स्थान पर इन कोशिकाओं के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर रहेगी जो केंद्रक के रूप में काम करेगी। तो साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुसंगठित केंद्रक के स्थान पर, सुसंगठित केंद्रक के स्थान पर एक केंद्रक रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मेसोसोम। क्या बोलते हैं? मेसोसोम। साथियों, केंद्रक रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मेसोसोम। और इसी संरचना के आधार पर, अब देखो आप सभी बोलते होंगे कि मेसोसोम क्या होता है, किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जो मेसोसोम संरचना पाई जाती है वो श्वसन के लिए तथा केंद्रक के स्थान पर इन केंद्रक रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रकाभ। केंद्रकाभ बोलते हैं, इसे ही न्यूक्लियोलाइड बोलते हैं, इसे ही जिनोफोर बोलते हैं, इसे ही आद्य केंद्रक बोलते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। हमने अभी तक क्या जाना? प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है, प्रो का मतलब आद्य यानी पुराने प्रकार की कोशिका, कैरियन का मतलब होता है नाभिक, यानी कि ऐसी कोशिका जिसका नाभिक या केंद्रक पुराना या आदिम प्रकार का हो, जिसके अंदर मुख्य सुसंगठित कोशिकांग नहीं होते हैं।
फिर है, हमने बात की थी, पहली बात की सुसंगठित जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, कौन सा वाला, सुसंगठित झिल्ली युक्त कोशिकांग केंद्रक, उसका अभाव होता है। यानी कि इसके अंदर मान लो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इस प्रकार की कोशिका क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। फिर हमने बात की थी सुसंगठित केंद्रक के स्थान पर श्वसन के लिए मेसोसोम और केंद्रक के समान जो संरचना पाई जाती है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पुट हो चुका है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिका के समान केंद्रक के समरूप संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब और बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और क्या स्पेशल होता है जिसकी वजह से वो डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव मतलब कि आपको पता होगा कि कोई भी गुणसूत्र है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए आप इधर गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। गुणसूत्र होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, दो चीजों से मिलकर गुणसूत्र बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है और गुणसूत्र बहुत ही कम और नग्न, क्योंकि अगर गुणसूत्र की बात करें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव हो गया तो डीएनए के पास क्या नहीं रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहेगा, तो डीएनए कैसा हो जाएगा, तो डीएनए हो जाएगा नग्न प्रकार का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन का अभाव तथा डीएनए नग्न अवस्था में। ये मुख्य डिफरेंस है जिसके ऊपर क्वेश्चन पुट होते हैं। डीएनए होता है वो नग्न अवस्था में होता है, ये मुख्य इसके लक्षण है। इसके आधार पर हम देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रकार की कोशिका क्या रहेगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका रहेगी। अब इसके मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं, दो तीन उदाहरण देखते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, उदाहरण में एक याद रखना आपको, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जीवाणु है एक प्रकार का और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। सभी प्रकार के जीवाणु भी उनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसे कहते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल जिसे कहते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात करते हैं, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर ली थी, अब हम सेकंड बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की। साथियों यूकैरियोटिक कोशिका के शब्द को हम तोड़े तो आपने को क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा यू का मतलब होता है वेल या गुड या डेवलप्ड, वेल गुड या डेवलप्ड, यानी कि यू का मतलब होएगा वेल मतलब कि अच्छा, डेवलप्ड यानी कि विकसित, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो साथियों यूकैरियोट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोशिकांग जिसके अंदर विकसित प्रकार का, वेल डेवलप्ड प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है। ऐसे कोशिकांग जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका हमने देखा था आद्य पुराना, यूकैरियोट्स में क्या देखेंगे, वेल डेवलप्ड न्यू, एकदम विकसित प्रकार का। फिर हम इसके अंदर डिफरेंस की बात करेंगे तो हमने इधर देखा था कि इसके अंदर जो केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित था, वो केंद्रक सुसंगठित प्रकार का, केंद्रक सुसंगठित प्रकार का तथा विकसित, सुसंगठित प्रकार का विकसित। विकसित कैसे, केंद्रक झिल्ली उपस्थित, यानी कि जो केंद्र के चारों तरफ झिल्ली होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट थी, वो इसके अंदर क्या रहेगी, केंद्रक झिल्ली उपस्थित। और हम बात करेंगे तो इसके अंदर अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या पाए, गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, ज्यादा रहेगी। तो गुणसूत्र की संख्या ज्यादा, तो मुख्यतः बात करेंगे तो डीएनए कैसा रहेगा, तो डीएनए कैसा रहेगा, कवर्ड, डीएनए ढका हुआ रहेगा, किससे अनुसार, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित रहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित। इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्रैक कराने वाला क्वेश्चन होता है, हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंट और प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित रहता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन किसका होता है, उसका अभाव रहता है। ये तो थे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के थोड़े से लक्षण जिसके आधार पर हम दो कोशिकाओं में विभाजन कर सकते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आपको पता रहेगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल होते हैं सभी उच्च प्रकार के पादप, उदाहरण देखें आप, सभी उच्च प्रकार के पादप तथा जंतु, यानी कि सभी प्रकार के उच्च प्रकार के जो पादप तथा जंतु होते हैं उसे
यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है और उन कोशिकाओं को हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर रखते हैं क्योंकि उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित रहता है, डीएनए कवर्ड रहता है, केंद्रक सुसंगठित प्रकार का रहता है। श्वसन अंग यहाँ पर मेसोसोम था, तो याद रखना यहाँ पर श्वसन अंग क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह मुख्य मुख्य लक्षण है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिफरेंस लिखेंगे, कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार का होता है। तो आपने अभी तक क्या देखा, प्रोकैरियोट और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने जान लिया। अब ये चीजें आपने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन एक नया नाम आपके सामने आ गया मीजोकैरियोटिक प्रकार का। अब ये मीजोकैरियोट्स क्या होता है, देखो साथियों ध्यान से समझना, ये इन दोनों के बीच की कोशिकाएं होती है। एक तो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, दूसरी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के मध्य की अवस्था है। मीजो का मतलब मध्य, कैसे देखें, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के मध्य की कोशिकाएं, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स के मध्य की कोशिका होती है। अब बात कर लेंगे ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के मध्य की कोशिका कैसी है। तो साथियों देखें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का स्पेशल कैरेक्टर क्या था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का स्पेशल कैरेक्टर ये था कि इसके अंदर सुसंगठित यानी कि केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। यानी कि केंद्रक झिल्ली युक्त मतलब कि केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक कवर्ड पाया जाता है। तो ये इसका हो गया। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो इसके अंदर मध्य में इसके अंदर लक्षण क्या मिलेगा कि हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है। तो साथियों लिखते हैं हम, मीजोकैरियोट्स में देखें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित, सुसंगठित केंद्रक उपस्थित परंतु सुसंगठित केंद्रक उपस्थित परंतु हिस्टोन प्रोटीन का अभाव, सुसंगठित केंद्रक उपस्थित परंतु हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। तो आपने को पता चल गया कि एक लक्षण तो किससे मिल रहा है, ये सुसंगठित केंद्रक वाला लक्षण किससे मिल रहा है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिल रहा है। और हिस्टोन प्रोटीन का जो अभाव होता है ये लक्षण किससे मिल रहा है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ये लक्षण मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के मध्य की कोशिका होती है। अब इसका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, याद रखना एक नाम बार बार अपने से पूछा जाता है कि मीजोकैरियोट्स निम्न में से मीजोकैरियोट्स कोशिका का उदाहरण है। तो याद रखना जिम्नोडियम क्या होता है, जिम्नोडियम एक प्रकार का शैवाल है और ये मीजोकैरियोट्स का उदाहरण है। मुख्य प्रकार में हम बात करें डायनोफाइसी जो वर्ग होता है शैवाल का, उसके अंदर जो उदाहरण आते हैं वो सारे क्या होते हैं कि उनके अंदर मीजोकैरियोट्स कोशिकाएं पाई जाती है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, केंद्रक की विकसितता के आधार पर कोशिकाएं के टाइप्स, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की ही मानी जाती है। लेकिन वास्तव में अगर जाए जीव विज्ञान की गहराई तक जाए तो 3 प्रकार की हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल हम अपवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जिसके अंदर एक गुण तो होता है प्रोकैरियोट्स का और एक गुण होता है यूकैरियोट्स का। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अपने को अब हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स कोशिका और यूकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर मुख्य अंतर क्या है, पर्टिकुलर एक एक अंतर को समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि कोशिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की हमें मिलती है, हम उसके विभेद कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कि 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाओं को महत्व ज़्यादा दिया जाता है और उनको अंदर डिफरेंस देखा जाता है। तो अभी हम बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डिफरेंस क्या है और उन किन लक्षणों के आधार पर हम इनके अंदर विभेद करते हैं और उनके अंदर ऊपर से जो जो मुख्य क्वेश्चन पुट होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंतर हम बात करेंगे किसी लक्षण के आधार पर, यानी कि वो क्या लक्षण है जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंतर स्पष्ट हो सकता है। तो सबसे पहले ही बात करेंगे हम कोशिका के साइज को लेकर ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रहेगा कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है 0.5 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार रहेगा 5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन या 20 माइक्रोन के आसपास इनका आकार रहेगा। अब इनके आकार की बात कर ली, अब कोशिकाओं के आकार में बात करते हैं सब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। तो सबसे बाहर का अपने को क्या देखने को मिलेगी, कोशिका भित्ति, क्या देखने को मिलेगी, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की अगर बात करें दूसरा लक्षण में कि किन किन कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हो सकती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हो सकती है, वो अमीनो अम्ल से मिलकर बनी हो सकती है और वह कार्बोहाइड्रेट से मिलकर
बनी हो सकती है। इन 3 चीज़ों से मिलकर वो कोशिका भित्ति बनी हो सकती है और कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट में उपस्थित होती है। अब यूकैरियोट में भी उपस्थित होती है, लेकिन एक नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है, याद रखेंगे, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित, क्योंकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो अब वो किन किन चीज़ों में पाई जाएगी? पादप कोशिका में उपस्थित होती है, पादप में उपस्थित, पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है वो किससे मिलकर बनी होगी? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और कवक, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण रहेगा कवक, कवक में भी ये उपस्थित होती है और काइटिन से मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका भित्ति का भी अंतर देख लिया, इसके अंदर भी उपस्थित, इसके अंदर जंतु कोशिका को छोड़कर सबके अंदर उपस्थित। अब हम बात करते हैं मुख्य तीसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या रहेगा? केंद्रक। अभी हमने केंद्रक की बात की थी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुसंगठित केंद्रक का अभाव, यानी कि सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित है, सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित, और यहां पर सुसंगठित केंद्रक क्या रहेगा? उपस्थित रहता है। तीसरी हम बात करें केंद्रक झिल्ली की, तो देखो केंद्रक झिल्ली अगर उपस्थित है तो उसी के आधार पर ही तो हम कहेंगे कि केंद्रक सुसंगठित है या नहीं है। तो केंद्रक झिल्ली की बात करेंगे तो केंद्रक झिल्ली भी यूकैरियोट्स के अंदर क्या रहेगी? अनुपस्थित, और प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुपस्थित और यूकैरियोट के अंदर उपस्थित रहेगी। ये तो थे इसके नॉर्मल, जो अभी हमने बेसिक डिटेल हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं कोशिकांगों को लेकर। कोशिकांगों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी कि ऐसे कोशिका के अंग जिसके ऊपर कुछ ना कुछ परत या आवरण या झिल्ली पाई जाती है, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करेंगे। तो साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या रहते हैं? अनुपस्थित रहते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। अब बात कर ली हमने झिल्ली युक्त कोशिकांगों की, हमने बात कर ली केंद्रक की, हमने बात की थी केंद्रक झिल्ली की, लेकिन आप सभी को पता रहेगा कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें कोशिका विभाजन की, किसकी? कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन किन विधियों द्वारा होता है प्रोकैरियोट के अंदर और किन विधि द्वारा होता है यूकैरियोट के अंदर? तो साथियों देखना, कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है असूत्री विभाजन। कौन सा वाला विभाजन? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, क्योंकि इसके अंदर विखंडन द्विखंडन की विधियां पाई जाती है, और यूकैरियोट के अंदर पाया जाता है समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगर हम विभाजन की बात कर रहे हैं तो विभाजन के आधार पर हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन या गुणसूत्र की बात करेंगे। तो देखें, आनुवांशिक पदार्थ की मैं बात करूं, आनुवांशिक पदार्थ को लेकर, तो आनुवांशिक पदार्थ अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखेंगे तो विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं रहेगा, तो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा रहेगा। कोशिका द्रव्य में बिखरा आनुवांशिक पदार्थ वही अपने जो डीएनए गुणसूत्र वगैरह जो होते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा रहेगा, क्योंकि केंद्रक झिल्ली क्या है? अनुपस्थित है। यहां पर क्या रहेगा? केंद्रक में व्यवस्थित, केंद्रक में व्यवस्थित, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर व्यवस्थित रहता है। क्या रहता है? आनुवांशिक पदार्थ। अब हम बात करेंगे इसका मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण क्या? देखो साथियों, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, तो इसका श्वसन विकर पूछा जाता है। श्वसन विकर, रेस्पिरेटरी एंजाइम, यानी कि श्वसन विकर क्या है? यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन क्रिया करने हेतु क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है। देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर श्वसन विकर हमने बात की थी, मेसोसोम नामक संरचनाएं पाई जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा कला या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा श्वसन क्रिया करती है। लेकिन इसके मुकाबले यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का स्थल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये क्या करता है? वायवीय श्वसन करता है, क्योंकि श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? रेस्पिरेटरी वातावरण के आदान प्रदान से होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ऊर्जा के रूप में निकालता है। फिर हम मुख्य रूप से बात करेंगे, तो मुख्य रूप से हम अगला अंग बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसको लेकर, तो राइबोसोम को लेकर, क्योंकि राइबोसोम एक प्रकार का क्या होता है?
प्रोटीन निर्माण की क्रिया का काम करता है। तो राइबोसोम बात करेंगे तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम उपस्थित होता है, लेकिन वो कितने एस प्रकार का, 70s प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये उपस्थित तो होता है, लेकिन 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये मुख्य इसके अंतर थे, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। अब हम बात करेंगे डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ की और डीएनए की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी और पुरानी प्रकार की होती है, तो इसके अंदर कम प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ रहेगा, इसके अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। अब इसके मुख्य रूप से हम बात करेंगे उदाहरण को लेकर, जो हमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो 2 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, और इसके साथ याद रखने का तरीका भी देखेंगे। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो सबसे पहला उदाहरण और काफी बार पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसे जीव जगत का जोकर भी कहते हैं, ये एक प्रकार का जीवाणु है। अब देखो यहाँ पे मैं माइकोप्लाज्मा की बात की है, तो कोशिका भित्ति जब पढ़ेंगे उसमें और बताऊंगा, लेकिन आप याद रखना कि हमने पहले बात की थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पे भी आप एक चीज नोट लगा के लिख सकते हो अपवाद के रूप में, माइकोप्लाज्मा के अंदर, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के आधार पर ही माइकोप्लाज्मा का आकार बदलता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है जीव जगत का जोकर। जीव जगत का जोकर, जीव जगत का जोकर। इसका एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण याद रखना अपना नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और तीसरा जो भी इसका जीवाणु है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी। सभी प्रकार के जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं। अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण की बात करूं तो यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण में आप देखना शैवाल, किसको, डायनोफासी वर्ग को छोड़कर, कवक, सभी उच्च पादप तथा जंतु, सभी उच्च पादप तथा जंतु, ये प्रकार के क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। अब आगे यूकैरियोटिक कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है, वो होती है पादप और जंतु कोशिका। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, आज हमने केवल कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था। मेसोकैरियोटिक कोशिका में महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने, उसका उदाहरण याद रखना है। जिम्नोडियम काफी बार पूछा गया है। वर्ग पूछे तो अपना डायनोफाइसी वर्ग है, जो एक शैवाल का वर्ग आता है। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर, इसके अंदर आपको एक याद रखना है झिल्ली युक्त कोशिकाओं को लेकर, इसके अंदर याद रखना आनुवंशिक पदार्थ को श्वसन विकर ज्यादातर पूछा जाता है, और कोशिका भित्ति के आधार पर। तो साथियों, इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर हमें बताएं। धन्यवाद।